हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के सभी छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सीधी सरल भाषा में पढ़ाया और समझाया जाए और साथ ही साथ जहां आवश्यकता है, जहां जरूरत है, वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आपराधिक मानववध और हत्या से संबंधित मुख्य प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। आपराधिक मानववध और हत्या से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 के अंतर्गत धारा 100 से 105 और धारा 107 से 110 में दिए गए हैं। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं और जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 100। तो धारा 100 परिभाषित करती है आपराधिक मानववध को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपराधिक मानववध को इंग्लिश में कहा जाता है कल्पेबल होमिसाइड। तो सेक्शन 100 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो आइए इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इसके आवश्यक तत्व जो हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके आवश्यक तत्व जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सरलीकृत करके मैं आप सब लोगों को समझाऊं, ये मेरी पूरी कोशिश है। तो आइए ये जो धारा 100 है उसके प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 100 यह उपबंधित करती है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो शारीरिक क्षति का मतलब है बॉडीली इंजरी। संभाव्य, इसके लिए जो कीवर्ड यूज्ड है बेयर एक्ट में वो है लाइकली। तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। ज्ञान का मतलब नॉलेज। तो विद द नॉलेज दैट द ऑफेंडर इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है तो वह व्यक्ति जो है आपराधिक मानववध का अपराध करता है। आपराधिक मानववध के अपराध के लिए वह व्यक्ति दोषी है। तो जैसा अभी हमने देखा कि इसमें मेंस रिया के दो स्वरूप हैं। मेंस रिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आपराधिक मनः स्थिति। तो आपराधिक मनः स्थिति के दो स्वरूप हैं इस परिभाषा के अंतर्गत। कौन कौन से? इंटेंशन अर्थात आशय और ज्ञान अर्थात नॉलेज। आशय कैसा होना चाहिए? आशय या तो मृत्यु कारित करने का होना चाहिए या फिर ऐसी शारीरिक क्षति अर्थात ऐसी बॉडीली इंजरी कारित करने का आशय होना चाहिए जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। और दूसरा जो स्वरूप है आपराधिक मनस्थिति का, मेंस रिया का, वो है नॉलेज अर्थात ज्ञान, जानकारी। तो उसके बारे में क्या प्रावधान है? जानकारी कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो अपराधी को यह ज्ञान होना चाहिए कि यह संभाव्य है कि वह अपने उस कृत्य से मृत्यु कारित कर सकता है, कर देगा। He should have knowledge that he is likely by such act to cause death। तो अगर इन तीनों ही
ये जो आपराधिक मनस्थिति के ये जो तीन स्वरूप हैं, इन तीनों ही स्वरूपों में से कोई एक स्वरूप विद्यमान है, प्रेजेंट है, और साथ ही साथ अपराधी वो जो कार्य कर रहा है उससे मृत्यु कारित हो जाती है, तो जो वो व्यक्ति है, अपराधी है, वो आपराधिक मानववध के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। आइए इन्हीं बातों को हम बुलेट पॉइंट्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये जो सारे आवश्यक तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, मैंने सबको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है, ताकि बिल्कुल सरलीकृत हो जाएं चीजें आप लोगों के लिए सरल हो जाएं, सिंप्लीफाई हो जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो आपराधिक मानववध है उसके प्रमुख तत्व क्या है। तो पहला जो प्रमुख तत्व है, पहला आवश्यक घटक जो है वो है अपराधी द्वारा किसी मानव की मृत्यु कारित करना, टू कॉज द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और ऐसी मृत्यु जो है वो किसी कार्य द्वारा की जा रही है, ऐसी मृत्यु अपराधी द्वारा किसी कार्य के माध्यम से की जा रही है। और कार्य कैसा है, कार्य कैसा है आइए देखते हैं। तो कार्य या तो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, इंटेंशन ही हो कि डेथ कॉज कर दिया जाएगा, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, अर्थात ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से किया गया हो जिससे ये लाइकली है कि डेथ हो जाएगी, जिससे डेथ का हो जाना लाइकली है, मृत्यु का कारित हो जाना संभाव्य है, या फिर इस ज्ञान से किया गया है कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है, इस नॉलेज से किया गया है कि डेथ लाइकली है उसके उस कृत्य से, उसके इस एक्ट से। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रमुख तत्व हैं, जो भी आवश्यक घटक हैं इस परिभाषा के, आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हुए होंगे, बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो आइए ये जो अपराध है उसके आवश्यक घटकों को, उसके प्रावधानों को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण के लिए एक्स एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित हो, लाइकली है कि डेथ कॉज हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में, अगर ऐसी दोनों ही परिस्थितियां हैं और आगे की घटना जैसा इस उदाहरण में दी गई हैं, आगे की घटनाएं जो इस उदाहरण में दी गई हैं, अगर वो कारित हो जाती हैं तो एक्स जो है आपराधिक मानववध के लिए लायबल होगा, उत्तरदायी होगा। तो ऐसा जब वो कृत्य कर देता है उसके पश्चात वाई यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि जो है वो सुदृढ़ है, अर्थात फर्म, उस पर चलता है और उसमें गिरकर मारा जाता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो अगर ये सारी परिस्थितियां एक साथ उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, तो यह कहा जाएगा कि एक्स ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, एक्स जो है आपराधिक मानववध के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपराधिक मानववध के प्रावधान हैं इस उदाहरण के माध्यम से भी और ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो धारा 100 जो है उसमें 3 स्पष्टीकरण खंड हैं। देयर आर 3 एक्सप्लेनेशन क्लॉजेस। तो आइए हम जो है स्पष्टीकरण खंड जो हैं उनके प्रावधानों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1 क्या प्रावधानित करता है, आइए हम देखते हैं, समझते हैं। कोई व्यक्ति, स्पष्टीकरण 1 कुछ इस प्रकार प्रावधानित करता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार यानी डिसऑर्डर, रोग अर्थात डिजीज, या अंग शैथिल्य यानी बॉडीली इंफर्मिटी, अंग शैथिल्य का मतलब अंग की शिथिलता, अंग शैथिल्य को अगर मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो उसको अंग की शिथिलता भी कह सकते हैं, बॉडीली इंफर्मिटी, कमजोरी एक तरीके से। तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार अर्थात डिसऑर्डर, रोग अर्थात डिजीज, अंग शैथिल्य या फिर अंग की शिथिलता या कमजोरी, बॉडीली इंफर्मिटी से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है, अर्थात जो मृत व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु हो गई,
वो या तो किसी विकार से ग्रसित था, किसी डिजीज से ग्रसित था, रोग से ग्रसित था, या फिर अंग की किसी शिथिलता से ग्रसित था, बॉडीली इंफर्मिटी से ग्रसित था। और जो अपराधी है उसने शारीरिक क्षति करके उसको शारीरिक क्षति पहुंचाई, जो मृत व्यक्ति है, जो व्यक्ति मारा गया, उसको बॉडीली इंजरी कॉज किया, और उसके बाद अपने उस कृत्य से अपराधी ने उस दूसरे व्यक्ति की, यानी पीड़ित व्यक्ति जो है, जो मृत व्यक्ति है, उसकी मृत्यु त्वरित कर दी, अर्थात एक्सेलरेट कर दिया उसकी डेथ को, उसकी डेथ के रेट को बढ़ा दिया, एक्सेलरेट कर दिया। अगर ये सारे घटक शामिल हैं, किसी परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो यह समझा जाएगा, यह कहा जाएगा स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों के अनुसार कि वो जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसने मृत्यु कारित की है, ये कहा जाएगा। तो आइए, ये जो प्रावधान है, स्पष्टीकरण 1 के जो प्रावधान है, उनको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो किसी पहले से बीमार या दुर्बल व्यक्ति को चोट पहुंचाता है और उसकी मृत्यु को तीव्र कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, ये तो मैंने स्पष्टीकरण 1 को और ज्यादा सरलीकृत करके बिल्कुल समझाने का प्रयास किया है। आइए उदाहरण को देखते हैं। तो उदाहरण के लिए, एक्स ने वाई के पैर में छुरा घोंपा और वाई को हीमोफीलिया था, तो अत्यधिक रक्तस्राव से, ब्लीडिंग से, एक्सेसिव ब्लीडिंग से जो है वाई मर गया। और चूंकि उसने छुरा घोंपा, तो उसकी जो मृत्यु थी वो और ज्यादा तीव्र हो गई, मृत्यु को तीव्रता प्रदान कर दी एक्स ने अपने इस कृत्य से। तो इसलिए एक्स जो है वाई के आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा इस उदाहरण के माध्यम से भी, स्पष्टीकरण 1 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रावधान है धारा 100 का स्पष्टीकरण 2। तो आइए हम देखते हैं कि धारा 100 का स्पष्टीकरण 2 क्या प्रावधानित करता है। जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, यानी कि बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज की गई हो, बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज की गई हो, जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। सीधी सरल भाषा में अगर हम समझें, तो अपराधी ने शारीरिक क्षति कारित की, शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हो गई। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि अगर उचित उपचार हो जाता, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता और स्किलफुल चिकित्सा मिल जाती, कौशलपूर्ण चिकित्सा मिल जाती, तो अगर ये भले ही जो मृत व्यक्ति है उसको उचित उपचार नहीं मिला, कौशलपूर्ण चिकित्सा नहीं मिली, फिर भी अगर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो यह समझा जाएगा कि जो अपराधी है उसी ने मृत्यु कारित की। तो आइए ये जो स्पष्टीकरण 2 है, उसके प्रावधानों को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक्स ने वाई को गोली मारी, वाई को समय से अस्पताल नहीं ले जाया गया और वाई की मृत्यु हो गई। एक्स वाई के आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी है। एक्स जो है ये प्ली नहीं ले सकता है, ये तर्क नहीं दे सकता है न्यायालय के समक्ष कि अगर वाई को समय से अस्पताल पहुंचाया जाता तो वो बच सकता था। भले ही उसको समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, फिर भी स्पष्टीकरण 2 के प्रावधानों के अंतर्गत एक्स जो है वाई के आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी है, लायबल है। अगला जो प्रावधान है वो है स्पष्टीकरण 3। तो आइए स्पष्टीकरण 3 के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्टीकरण 3 क्या प्रावधानित करता है, आइए देखते हैं। इस प्रावधान के अनुसार मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु
अगर इफ द चाइल्ड इज इन वॉर्म, देन टू कॉज द डेथ ऑफ दैट चाइल्ड इज नॉट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। सीधे सीधे अगर कहा जाए, सीधी सरल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, तो कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है। लेकिन किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकता है, आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या उसने पूर्णतः जन्म न लिया। तो ये जो स्पष्टीकरण 3 है, उसके प्रावधान को हमें अगर एक वाक्य में समझाना हो तो हम ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से जन्मे शिशु की मृत्यु कारित करना भी आपराधिक मानववध का अपराध है। आंशिक रूप से जन्मे बच्चे या शिशु की मृत्यु कारित करना भी आपराधिक मानववध है। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 3 के प्रावधान भी आप सब लोगों को क्लियर हुए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है धारा 101। धारा 101 हत्या के अपराध को परिभाषित करता है। हत्या, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हत्या को अंग्रेजी में मर्डर कहा जाता है। तो धारा 101 कुछ इस प्रकार, इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार शुरू होते हैं। इसमें इसके पश्चात, अर्थात इस धारा में इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। तो ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो फ्रेज है, ये जो पद, इससे ये क्लियर हो गया कि सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं। यानी कि आपराधिक मानववध में कुछ और अतिरिक्त तत्व अगर मिला दिए जाएं जो धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार हैं, तो हत्या का अपराध जो है सृजित हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। एवरी मर्डर इज ए कल्पेबल होमिसाइड, बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। हमें ये जो है यहीं से पता चल जाता है। ये जो फ्रेज है, हमें इस बात का पता यहीं से चल जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हत्या की परिभाषा है जो धारा 101 के अंतर्गत दी गई है, उसके 4 खंड हैं और 5 अपवाद हैं। तो ये लंबा प्रावधान है, बड़ा प्रावधान है, इसमें बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल मैं ये सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों को ये जो भी प्रावधान है धारा 101 के, वो बिल्कुल सरलीकृत करके समझाऊं, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए जो खंड क है उसको हम देखते हैं एक बार, उसके प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो खंड क यह प्रावधानित करता है, धारा 101 खंड क यह प्रावधानित करता है कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित किया गया है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। तो आपराधिक मानववध ही हत्या है किस दशा में? अगर वह कार्य जिससे मृत्यु कारित किया गया है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है तब। तो अगर इसी बात को हम सरलीकृत करके अगर मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूं तो ये कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति हत्या करने के प्रत्यक्ष आशय से या स्पष्ट आशय से, बिल्कुल उसका इंटेंशन क्लियर है कि उसे डेथ ही कॉज करनी है, तो जब कोई व्यक्ति हत्या करने के प्रत्यक्ष आशय से या स्पष्ट आशय से कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है तो आपराधिक मानववध ही हत्या बन जाता है। उदाहरण के लिए, वाई को मार डालने के आशय से एक्स उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप वाई जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्स ने हत्या का अपराध किया है, बिल्कुल क्लियर है, एक्स का आशय बिल्कुल स्पष्ट। तो अगर आशय स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, हत्या करने का ही आशय है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, तो उस दशा में आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं
कि धारा 101 खंड क के सभी प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है धारा 101 का खंड ख। तो आइए देखते हैं खंड ख क्या प्रावधानित करता है। आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिसे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सरलीकृत करके सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपराधिक मानववध हत्या है कब, किस परिस्थिति में? यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है ऐसी शारीरिक क्षति यानी कि बॉडीली इंजरी कारित करने के आशय से किया गया है जिसे अपराधी जानता है, यानी कि अपराधी के पास एक स्पेशल नॉलेज है, विशिष्ट ज्ञान है उसके पास। किस चीज का विशिष्ट ज्ञान है, किस चीज का स्पेशल नॉलेज है? कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है, लाइकली है। तो यानी जो डिसीज्ड है उसकी शारीरिक अवस्था का विशिष्ट ज्ञान है अपराधी के पास। वो ये जानता है, उदाहरण के लिए ए जानता है कि बी के पेट में सर्जरी हुई है और अगर वो एक मुक्का भी बी को मार दे तो बी की मृत्यु हो सकती है। ए के पास ये विशिष्ट जानकारी है बी की शारीरिक अवस्था की। अगर ये परिस्थिति है और ये ऐसा कृत्य करता है जिससे मृत्यु कारित हो जाती है और सभी आवश्यक घटक जो है खंड ख के पूरे होते हैं तो ये कहा जाएगा कि ए ने बी की मृत्यु कारित की है। तो आइए ये जो खंड ख का प्रावधान है उसको हम थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं, बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो मुख्य तत्व है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या है खंड ख के प्रावधानों के, आइए हम समझते हैं। तो पहला तत्व ये है, पहला एलिमेंट ये है कि अभियुक्त का आशय शारीरिक क्षति पहुंचाने का है। द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इज टू कॉज बॉडीली इंजरी, पहली। दूसरा आवश्यक तत्व क्या है कि अभियुक्त को मृत व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का विशेष ज्ञान है, स्पेशल नॉलेज है उसकी शारीरिक स्थिति का। शारीरिक स्थिति का मतलब जैसे उसको कोई दुर्बलता है, उसको कोई रोग है, उसकी कोई सर्जरी हुई है, तो इन सारी बातों की विशेष रूप से जानकारी है अभियुक्त के पास। तो अभियुक्त को मृत व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का विशेष ज्ञान है और वह जानता है कि उस शारीरिक स्थिति के कारण मृत व्यक्ति ज्यादा असुरक्षित है, दैट द डिसीज द विक्टिम इज मोर वल्नरेबल। उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो ऐसी है, उस मतलब वो जो उसको रोग है या फिर दुर्बलता है उस वजह से उसका जो एक तरीके से क्या कहें कि वो ज्यादा असुरक्षित है अपनी उस विशिष्ट शारीरिक स्थिति की वजह से, अपने उस विशेष दुर्बलता की वजह से, और इसलिए शारीरिक क्षति पहुंचने से उसकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा है। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि अभियुक्त का आशय शारीरिक क्षति पहुंचाने का है और साथ ही साथ अभियुक्त को मृत व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का विशेष ज्ञान है और वह यह जानता है कि उस विशिष्ट शारीरिक स्थिति के कारण मृत व्यक्ति ज्यादा असुरक्षित है, ज्यादा वल्नरेबल है, ही इज मोर वल्नरेबल, और शारीरिक क्षति या चोट पहुंचने से वो जो मृत व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा पूरा ज्ञान ये जो है अभियुक्त के पास है। तो अगर ये दोनों ही तत्व, ये दोनों ही आवश्यक घटक पूरे होते हैं तो खंड ख जो है वो लागू हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में। तो आइए हम खंड ख के प्रावधान को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए y जानता है कि x का हृदय कमजोर है
और यह भी जानता है कि यह संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे। अगर इवन इफ ही गिव्स अ सिंगल ब्लो टू एक्स then that might cause even death of x. Y knows this. Y को यह जानकारी है, Y के पास यह विशेष रूप से यह जानकारी है, विशेष रूप से यह ज्ञान है। तो यह जानते हुए x को Y चोट पहुंचाने के आशय से उसकी छाती पर एक मुक्का मारता है, जिससे x की मृत्यु हो जाती है। और अगर ऐसा हुआ है, x की मृत्यु Y के इस प्रकार कृत्य करने से हुई है, Y के इस प्रकार जो है वाई के इस व्यवहार से हुई है, तो यह कहा जाएगा खंड ख के प्रावधानों के अनुसार कि वाई ने हत्या का अपराध किया है। यद्यपि जो महत्वपूर्ण बात है, इवन दो वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। वह जो है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है, उसकी मृत्यु कारित करने के लिए भले ही वो एक मुक्का पर्याप्त नहीं था, फिर भी जो है वाई एक्स की मृत्यु कारित करने के लिए लायबल होगा। वाई हत्या का दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्स की शारीरिक स्थिति का विशेष ज्ञान था। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 101 खंड ख के भी प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हुए होंगे, बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है खंड ग, धारा 101 का खंड ग। तो आइए हम देखते हैं खंड ग क्या प्रावधानित करता है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया है, कोई कार्य किया गया और उस कार्य के करने के पीछे आशय क्या था, किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करना, और वह शारीरिक क्षति जिसे करने का इस प्रकार आशय हो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यानी कि प्रकृति के साधारण अनुक्रम में, इसके लिए इंग्लिश फ्रेज है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो ऑर्डिनरली, नॉर्मली जो वो शारीरिक क्षति है, जो वो बॉडीली इंजरी है, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अगर ये दोनों ही घटक पूरे होते हैं, किसी दी हुई परिस्थिति में अगर ये दोनों ही घटक विद्यमान हैं, तो ये कहा जाएगा कि हत्या कारित की गई है खंड ग के प्रावधानों के अनुसार। धारा 101 खंड ग के प्रावधानों के अनुसार हत्या कारित की गई है, ये कहा जाएगा अगर ये दोनों ही एलिमेंट्स, ये दोनों ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान है। तो आइए ये जो घटक हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा, खंड ग के आवश्यक घटकों को जो हमने अभी पढ़ा, उनको हम बुलेट पॉइंट्स में मैंने समराइज किया है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला जो आवश्यक तत्व है वो ये है कि कार्य जिससे मृत्यु हुई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया है, यानी कि टू कॉज बॉडीली इंजरी टू सम पर्सन। और वो जो उपरोक्त कार्य है, वो जो शारीरिक क्षति कॉज हुई है, उपरोक्त शारीरिक क्षति कॉज हुई है, जो वो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में, यानी कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, नॉर्मली वो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट। तो अगर ये दोनों ही प्रमुख घटक किसी परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हत्या कारित की गई है धारा 101 खंड ग के प्रावधानों के अनुसार। आइए इसी बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण के लिए एक्स वाई को तलवार या लाठी से ऐसा घाव साशय करता है, साशय मतलब इंटेंशनली, विथ इंटेंशन। साशय का मतलब है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सधन आशय, आशय के साथ। तो एक्स वाई को तलवार या लाठी से ऐसा घाव साशय करता है जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। वो जो घाव है, वो जो बॉडीली इंजुरी है, दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। और उस घाव से इस प्रकार साशय
तलवार या लाठी से घाव करने की वजह से इस प्रकार घाव करने के परिणाम स्वरूप वाई की मृत्यु कारित हो जाती है। और अगर ये सारी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो ये कहा जाएगा कि इस परिस्थिति में एक्स हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय वाई की मृत्यु कारित करने का न रहा हो। तो इसमें आशय किस बात का है? आशय इस बात का है, एक बॉडीली इंजरी कॉज करने का आशय। और बॉडीली इंजरी का नेचर कैसा है? नेचर ऐसा है कि दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो अगर ये सारी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो ये कहा जाएगा कि जो है एक्स ने वाई की मृत्यु कारित की है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 101 खंड ग के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है खंड घ, धारा 101 खंड घ। तो आइए हम देखते हैं कि खंड घ क्या प्रावधानित करता है, क्या उपबंधित करता है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं मैंने अपने नोट्स में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उनका जरूर मेंशन किया है, पूरा प्रयास किया है ताकि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं की जो टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आसन्न संकट का मतलब इमिनेंटली डेंजरस, इमिनेंटली डेंजरस। तो कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वो कार्य जो है उस कार्य के बारे में कार्य कारित करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है, इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि पूरी अधिसंभाव्यता है, इट इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी। क्या अधिसंभाव्यता है? ये पूर्णतः अधिसंभाव्य है। इट इज ऑल प्रोबेबल, आप ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल प्रोबेबल। क्या किस बात की अधिसंभाव्यता है? कि मृत्यु कारित कर ही देगा वो जो कृत्य है, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो जाए। तो या तो ये पूरी अधिसंभाव्यता है, इट इज ऑल प्रोबेबल दैट पर्टिकुलर एक्ट विल कॉज डेथ, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा, इट विल कॉज सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य किया गया है। थोड़ा सा हिंदी के कीवर्ड्स ऐसे हैं कि आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो मैं बिल्कुल इसको सरलीकृत करके समझाऊंगा कि ये दोनों बातें तो हो गई, बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कार्य जो है इतना इमिनेंटली डेंजरस है, इतना आसन्न संकट है कि इस बात की पूरी अधिसंभाव्यता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज ऑल प्रोबेबल कि वो जो कार्य है वो या तो मृत्यु कारित कर ही देगा या फिर ऐसी शारीरिक क्षति ही कारित कर देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, लाइकली है। और इसके साथ ही साथ एक और आवश्यक घटक है कि मृत्यु कारित करने का जोखिम उठाने के लिए कोई प्रतिहेतु नहीं है, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। देयर इज नो रीजनेबल एक्सक्यूज टू कॉज द डेथ और टू इनकर द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ। तो मृत्यु कारित करने का कोई प्रतिहेतु नहीं है, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। इस प्रकार की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने का कोई प्रतिहेतु नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है बिना किसी एक्सक्यूज के किया जा रहा है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के किया जा रहा है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के किया जा रहा है। कोई जो है एक्सक्यूज नहीं है, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में समझाऊं तो ये कहा जा सकता है कि दैट पर्टिकुलर एक्ट इज डन विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ,
और सच इंजरी एज अफोरसेड। तो मृत्यु कारित करने या इस प्रकार की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए कोई प्रतिहेतु नहीं था, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था अपराधी के पास। बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के ऐसा कार्य कर दिया गया जो इमिनेंटली डेंजरस है, जो आसन्न संकट है, और जिसकी पूरी अधिसंभाव्यता है कि वो जो है मृत्यु कारित कर ही देगा या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो जिससे ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर ही देगा जिसकी वजह से डेथ जो है लाइकली है, इज लाइकली टू बी कॉज्ड। अगर ये सारे आवश्यक घटक किसी परिस्थिति में विद्यमान है तो ये कहा जाएगा कि हत्या की गई है, हत्या का अपराध कारित हुआ है। किस प्रावधान के अंतर्गत? धारा 101 खंड घ के प्रावधानों के अंतर्गत। तो आइए इन्हीं प्रावधानों को मैंने बुलेट पॉइंट्स में भी समराइज किया है। तो आइए हम देखते हैं। तो कार्य जो है बहुत खतरनाक है, आसन्न संकट है, यानी कि इमिनेंटली डेंजरस है, और अभियुक्त जानता है कि इस बात की पूरी अधिसंभाव्यता है, इट इज ऑल प्रोबेबल, कि वह कार्य मृत्यु कारित कर देगा या फिर ऐसी चोट को शारीरिक क्षति भी कहते हैं, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति भी कारित कर देगा जिससे मृत्यु होने की संभावना है। और यह जो कार्य है यह इतना गंभीर जोखिम उठाने के लिए कोई पर्याप्त कारण न होते हुए भी किया गया है। That particular act has been done without any excuse, without any reasonable excuse for incurring the risk of death or for incurring the risk of such bodily injury। अगर ये सारे तत्व जो है किसी परिस्थिति में विद्यमान हैं तो ये समझा जाएगा कि हत्या कारित की गई है, खंड घ के प्रावधानों के अंतर्गत कारित की गई है। उदाहरण के लिए ये खंड घ के प्रावधानों को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण के लिए ए किसी प्रतिहेतु के बिना, यानी विदाउट एनी एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज का मतलब है रीजनेबल एक्सक्यूज। तो ए किसी प्रतिहेतु के बिना भीड़ भाड़ वाली जगह पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाता है और एक व्यक्ति को चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित कर देता है। ए हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का उसका कोई आशय नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट है इस उदाहरण के माध्यम से कि जो है क्या प्रावधान है धारा 101 खंड घ के। मैं आशा करता हूं कि धारा 101 खंड घ के सभी प्रावधान, सभी आवश्यक घटक भी आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था, धारा 101 जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना, तभी मैंने बताया था कि धारा 101 के 5 अपवाद हैं। तो पहला अपवाद क्या प्रावधानित करता है, आइए हम देखते हैं। तो जो एक्सेप्शन 1 है, अपवाद 1, वह संबंधित है गंभीर और अचानक प्रकोपन से, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो आइए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में क्या प्रावधान है अपवाद 1 में हम देखते हैं, समझते हैं। तो अपवाद 1 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। कब हत्या नहीं, किस परिस्थिति में हत्या नहीं, यही ये बता रहा है अपवाद 1। तो आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द अक्यूज्ड is deprived of his power of self control। पहली बात कि उसको जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन कारित किया गया और उसकी वजह से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको कारित किया गया, कॉज किया गया, और उसकी वजह से उसने अपना जो है पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल उसको खो दिया।
तो उसके बाद इस परिस्थिति में अपराधी जो है उस व्यक्ति की जिसने वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित कर दे, या किसी अन्य व्यक्ति की भूल या दुर्घटनावश मृत्यु कारित कर दे। तो इंटेंशनली अगर मृत्यु कारित करता है तो उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसने उसे गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था। और अगर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है तो अपवाद 1 का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि वो जो अन्य व्यक्ति है उसकी मृत्यु जो है भूलवश हुई हो, बाय मिस्टेक, और दुर्घटनावश हुई हो, यानी कि बाय एक्सीडेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई उसके आवश्यक घटकों की जो मैंने अभी समझाया। लेकिन जो अपवाद 1 है उसके भी कुछ अपवाद हैं। तो क्या अपवाद है, आइए हम ये भी देखते हैं कि अपवाद 1 के क्या अपवाद है। तो पहला अपवाद है अपवाद 1 का, जो एक तरीके से कहा जाए कि पहला परंतुक है या फिर पहला जो राइडर है एक्सेप्शन 1 का, वो क्या है, जो प्रकोपन है, जो प्रोवोकेशन है, किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में वांछनीय न हो। यानी कि प्रोवोकेशन हैज नॉट बीन sought by the accused as an excuse to cause the death of any person or to cause harm to any person। पहली बात, इसको एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं किया जाएगा, ये एक्सक्यूज की तरह, एक बहाने की तरह नहीं यूज किया जाएगा। ये जो है तभी ये प्रकोपन, ये जो प्रकोपन लागू होगा, इस प्रकोपन, ये जो गंभीर और अचानक प्रकोपन है वो किसी परिस्थिति में तभी लागू होगा। और प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई। यानी कि provocation has not been given by anything done in obedience to law। तो अगर कोई लॉफुली अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी वजह से किसी को प्रोवोकेशन हो जा रहा है, तो देन दैट प्रोवोकेशन इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 101। ऐसा जो प्रकोपन है वो जो है वो कवर्ड नहीं है अपवाद 1 के अंतर्गत, धारा 101 अपवाद 1 के अंतर्गत। और जो प्रकोपन है, अगली शर्त है वो क्या है, प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। और जो प्रकोपन है, जो प्रोवोकेशन है, दैट हैज नॉट बीन कॉज्ड बाय एनीथिंग व्हिच इज डन इन द राइटफुल एक्सरसाइज, इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो ये तीनों ही परिस्थितियां, इन तीनों ही शर्तों का पूरा होना बहुत ही आवश्यक है किसी परिस्थिति के अपवाद 1 के अंतर्गत आने के लिए। तो ये जो तीनों ही सर्कमस्टांसेस हैं, तीनों ही परिस्थितियां हैं, इन तीनों ही परिस्थितियों का फुलफिल होना बहुत जरूरी है कि कोई एक सिचुएशन, कोई एक परिस्थिति एक्सेप्शन 1 के दायरे में आए। इट इज कवर्ड बाय एक्सेप्शन 1। तो उसके लिए जरूरी है कि ऑल दीज 3 सर्कमस्टांसेस मस्ट बी फुलफिल्ड। जो प्रकोपन है उसका जो स्वरूप दिया गया है इन तीनों ही परिस्थितियों में, वो पूरा होना चाहिए, वो फुलफिल होना चाहिए। अब अपवाद 1 में एक स्पष्टीकरण खंड भी है। वो क्या है? स्पष्टीकरण कहता है कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। यानी कि जो प्रोवोकेशन है वो इतना ग्रेव और सडन था कि नहीं कि वो अपराध जो कारित हुआ है उसको हत्या की कोटि में ना जाने दे, वो उसको कल्पेबल होमिसाइड में ही रहने दे। ये बात जो है ये तथ्य का प्रश्न है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट
ये जो है तथ्य का प्रश्न है। यानी कि प्रकोपन का गंभीर होना और प्रकोपन का अचानक होना ये तथ्य का प्रश्न है। ये द प्रोवोकेशन बीइंग सडन एंड द प्रोवोकेशन बीइंग ग्रेव इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। प्रकोपन का गंभीर होना और प्रकोपन का अचानक होना ये जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तथ्य का प्रश्न है। ये तो बात हो गई अपवाद 1 के प्रावधानों की, महत्वपूर्ण प्रावधानों की। आइए अपवाद 1 के जो प्रावधान है हम उसको उदाहरण के, मुख्य प्रावधान जो है हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। 2 उदाहरण हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से जो अपवाद 1 के प्रावधान हैं वो आपको स्पष्ट हो जाने चाहिए। ये जो दोनों उदाहरण हैं उनके माध्यम से। वायु द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण हुए आवेश के असर में, मतलब वायु ने प्रोवोकेशन दिया एक्स को और उसकी वजह से जो एक्स को आवेश हो गया। आवेश हो गया यानी आप ये समझिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ऑफ पैशन which was caused due to provocation given by y to x, x intentionally caused death of y। अगर मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाए। y ने प्रकोपन दिया, x को प्रवोक किया और उस प्रवोकेशन की वजह से जो है x को आवेश हुआ। उस आवेश के असर में एक्स ने क्या किया, वाई का साशय वध कर दिया, इंटेंशनली उसका डेथ कॉज कर दिया। साशय वध का मतलब ही कॉज्ड, इंटेंशनली कॉज्ड डेथ। इंटेंशनली कॉज्ड डेथ। तो अगर यह परिस्थिति है तो यह आपराधिक मानव वध है क्योंकि प्रकोपन वायु द्वारा दिया गया। बिल्कुल ये स्पष्ट है, यही प्रावधान भी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं ताकि ये जो अपवाद 1 है उसके प्रावधान आप लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हो जाएं। तो फिर एक उदाहरण लेते हैं। वायु द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण हुए आवेश के असर में एक्स वाई के शिशु एस का साशय वध करता है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जिसने प्रकोपन दिया है उसका वध हो सकता है साशय, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति का जो वध है वो जो है भूलवश होना चाहिए या फिर दुर्घटनावश होना चाहिए। इफ डेथ ऑफ सम अदर पर्सन इज बीइंग कॉज्ड, then under the provisions of exception 1 to section 101 that particular death must be caused either because of mistake or because of an accident। दुर्घटनावश होना चाहिए या फिर भूलवश होना चाहिए। लेकिन यहां क्या कर रहा है, जो वाई का शिशु एस है उसका वो साशयवध कर रहा है एस एक्स। तो यह हत्या है। क्यों? क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई। तो द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय दैट चाइल्ड एंड द डेथ ऑफ दैट चाइल्ड वाज नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ मिस्टेक और बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को अपवाद 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान जो मैंने अभी समझाए हैं वो सब कुछ आप लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो है केम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया था, इट वॉज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्या अवधारित किया था कि प्रकोपन गंभीर और अचानक दोनों होना चाहिए। यानी कि प्रोवोकेशन मस्ट बी बोथ ग्रेव एंड सडन, और अपराधी को कृत्य करते समय आत्मनियंत्रण से वंचित रहना चाहिए। ही मस्ट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और यदि शांत होने का समय है, इफ देयर इज एनी कूलिंग ऑफ पीरियड, अगर मैं इसको इंग्लिश में समझाने का प्रयास करूं तो इफ देयर इज एनी कूलिंग ऑफ पीरियड, तो प्रकोपन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि
सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई और इस प्रकोपन की आड़ में हत्या का अपराध नहीं कारित किया जा सकता। तो यदि शांत होने का समय है तो प्रकोपन का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अपराधी हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हुआ होगा आप सब लोगों को। ये जो निर्णय है उसमें क्या अवधारित किया गया था, मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला अपवाद है वो है अपवाद 2 और वो संबंधित है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिक्रमण से, एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो अपवाद 2 है उसके प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई अपराधी शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का ईमानदारी से प्रयोग करता है और इस दौरान वह विधि द्वारा दी गई शक्ति की सीमा से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो जितना उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी या फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो दिया गया है, जो उसकी सीमा है, जो उसके अधिकार की सीमा है, जो उसके राइट का एक्सटेंट है, वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लेकिन यह जो कर रहा है वह बिना किसी पूर्व चिंतन के कर रहा है, यानी कि दैट इज बीइंग डन विदाउट एनी प्री मेडिटेशन, और साथ ही साथ जानबूझकर आवश्यकता से ज्यादा हानि पहुंचाने के इरादे से नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु हत्या नहीं मानी जाएगी बल्कि आपराधिक मानव वध मानी जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है अपवाद 3। अपवाद 3 संबंधित है धारा 101 का अपवाद 3, और धारा 101 का अपवाद 3 संबंधित है लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति का अतिक्रमण। इस बात से तो यदि अपराधी स्वयं लोक सेवक है, यानी कि इफ द ऑफेंडर इज हिमसेल्फ अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसी लोक सेवक की सहायता कर रहा है और न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वह कानून द्वारा विधि द्वारा दी गई शक्ति से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जो विधितः उसको शक्ति प्रदान की गई है उसको वो थोड़ा एक्सीड कर जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो जो है उसका वो गुड फेथ में ऐसा विश्वास करता है कि उसका यह कार्य जो है विधिपूर्ण है और उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है। He believes in good faith that his particular act is lawful and that is necessary for due discharge of his duties। अगर ये बात है और वो ये सारा जो वो कृत्य कर रहा है किसी इलविल के बगैर कर रहा है, वैमनस्य के बगैर कर रहा है, किसी इलविल के बिना कर रहा है, that he is doing all these things, these acts without any ill will, किसी वैमनस्य के बगैर ये सारा कुछ ये कर रहा है वो लोक सेवक, तो ऐसी स्थिति में हुई मृत्यु जो है हत्या नहीं मानी जाएगी बल्कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगी। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, मैंने बुलेट पॉइंट्स में तोड़कर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो धारा 101 का अपवाद 4, तो वो है मानव वध जो अचानक झगड़े में हुआ है। तो अचानक झगड़े में किया गया मानव वध, सडन फाइट, डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट। तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुए झगड़े और आवेश की तीव्रता में हुई हो, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई, किस वजह से हुई? सडन फाइट की वजह से हुई और हीट ऑफ पैशन में हुई।
अचानक हुआ झगड़ा उसको हम कहेंगे सडन फाइट, आवेश की तीव्रता हम उसको कहेंगे हीट ऑफ पैशन। और यह सब बिना किसी पूर्व योजना के हुआ, यानी कि ये पूर्व नियोजित नहीं था, प्री मेडिटेटेड नहीं था। और अपराधी में इसमें अपराधी जो है उस अपराधी ने इसमें अनुचित लाभ नहीं उठाया। ही है द अक्यूज्ड, द ऑफेंडर हैज नॉट टेकन अनड्यू एडवांटेज। और उसने क्रूरतापूर्ण या असामान्य तरीके से कार्य न किया, यानी कि ही हैज नॉट एक्टेड इन अ क्रूअल और यूजुअल मैनर। अगर ये सारी ही परिस्थितियां किसी अगर ये जो सारी शर्तें हैं ये किसी दी हुई परिस्थिति में पूरी हो रही हैं तो ये समझा जाएगा कि ये जो मृत्यु कारित हुई है वो हत्या नहीं है बल्कि आपराधिक मानव वध है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, मैं समझता हूं कि ये अपवाद 4 है, उसके प्रावधान भी आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। मैंने सीक्वेंशली सिलसिलेवार तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बुलेट पॉइंट्स में तोड़कर ब्रेक करके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझाने का प्रयास किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक स्पष्टीकरण खंड भी अपवाद 4 का, वो ये कहता है कि ऐसी दशाओं में इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशन यह तत्वहीन है, यानी कि इट इज इममटीरियल। इट इज इममटीरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इसलिए मैं इसको मेंशन कर देता हूं। यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है। इट इज इममटीरियल हु विच पार्टी ऑफर्स प्रोवोकेशन और कमिट्स फर्स्ट असॉल्ट। तो इस झगड़े में नहीं पड़ना है, इस प्रश्न में जाना ही नहीं है कि किसने प्रकोपन दिया या फिर किसने पहला हमला किया। इसके लिए अपवाद 4 के लागू होने के लिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल तत्वहीन है, बिल्कुल इममटीरियल है, इसमें हमें जाना ही नहीं है। ये धारा 101 अपवाद 4 के लागू होने के लिए ये प्रश्न बिल्कुल तत्वहीन है, इममटीरियल है। अगला जो अपवाद है वो है सम्मति से मृत्यु या मृत्यु का जोखिम। तो आइए, ये अपवाद क्या प्रावधानित करता है। अपवाद 5 जो संबंधित है सम्मति से मृत्यु से या फिर सम्मति से मृत्यु के जोखिम से, आइए हम देखते हैं। तो अपवाद 5 के प्रावधानों के अनुसार यदि मृत व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उसने अपनी सम्मति से मृत्यु सहन की हो या मृत्यु का जोखिम उठाया हो, यानी कि द डिसीज्ड सफर्स डेथ with his own consent or the deceased incurs the risk of death with his own consent। दोनों ही परिस्थितियों में अगर ऐसी मृत्यु हुई है तो ये कहा जाएगा कि ये जो मृत्यु है हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध है। तो 3 कंडीशंस हो गई। जो मृत व्यक्ति है, जो डिसीज्ड है, वो 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और अपनी सम्मति से या तो वो जो है मृत्यु सहन कर रहा हो या फिर मृत्यु का जोखिम उसने उठाया हो अपनी ही सम्मति से। तो आइदर ही सफर्स डेथ विथ हिज ओन कंसेंट और ही इनकर्स द रिस्क ऑफ डेथ विथ हिज ओन कंसेंट। तो जब ये तीनों ही आवश्यक घटक किसी परिस्थिति में विद्यमान रहेंगे तो अपवाद 5, धारा 101 का अपवाद 5, ये कहा जाएगा कि धारा 101 का अपवाद 5 लागू हो गया उस परिस्थिति में। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 103। धारा 103 जो है हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो आइए, हत्या के लिए दंड का क्या प्रावधान है धारा 103 के अंतर्गत हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 103 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इधर डेथ विल बी गिवन एज अ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल बी गिवन एज अ सेंटेंस टू द अक्यूज्ड एंड द अक्यूज्ड शैल आल्सो बी लायबल टू पे फाइन। ठीक है। और धारा 103 उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर
मूलवंश यानी कि रेस, जाति अर्थात कास्ट, समुदाय अर्थात कम्युनिटी, लिंग अर्थात जेंडर, जन्मस्थान अर्थात प्लेस ऑफ बर्थ, भाषा अर्थात लैंग्वेज, और वैयक्तिक विश्वास यानी पर्सनल बिलीफ या किसी अन्य समरूप आधार यानी कि ऑन एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो इन सभी आधारों में से किसी एक आधार पर अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर यानी कि एक साथ हत्या कारित करता है वो समूह, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर इफ डेथ इज बीइंग कॉज्ड बाय एनी ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर अगर इफ डेथ इज बीइंग कॉज्ड बाय मॉब, अगर ऐसी भी कोई परिस्थिति है कि भीड़ द्वारा हत्या कारित की जा रही है, कुछ लोगों के समूह द्वारा हत्या कारित की जा रही है, तो उस परिस्थिति में धारा 103 उपधारा 2 के प्रावधान लागू होंगे और इस प्रावधान के अनुसार जो है वो जो समूह है उस समूह के सभी सदस्य जो हैं वो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाएंगे और साथ ही साथ जुर्माने के भी दायी होंगे। वो जो समूह है उस समूह के सभी व्यक्ति जो हैं वो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाएंगे और जुर्माने के लिए भी दायी होंगे। अब अगली जो महत्वपूर्ण धारा है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 105। धारा 105 जो है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दंड से संबंधित है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो आइए ये धारा क्या प्रावधानित करती है हम समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि अपराधी का मृत्यु कारित करने का आशय है, अर्थात अपराधी ने ऐसा कार्य किया है जिसका आशय मृत्यु कारित करना है या फिर ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड, तो जो दंड होगा वो या तो आजीवन कारावास होगा या फिर न्यूनतम 5 वर्ष होगा और अधिकतम 10 वर्ष होगा और इसके साथ साथ जुर्माना भी दिया जाए। तो यदि मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य किया गया है और मृत्यु कारित हो गई है लेकिन वो जो है हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो दंड होगा या तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना होगा या फिर न्यूनतम कारावास 5 वर्ष का, अधिकतम 10 वर्ष तक और जुर्माना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि यह ज्ञान है कि मृत्यु संभाव्य है परंतु जो अपराधी था उसका आशय नहीं था, तो इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो but that particular act is done without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death। तो यदि अपराधी को यह ज्ञान है कि मृत्यु संभाव्य है उसके कृत्य द्वारा लेकिन उसका आशय नहीं था मृत्यु कारित करने का या फिर ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का जिससे मृत्यु संभाव्य है, केवल उसका ज्ञान है कि उसके उस कृत्य से मृत्यु संभाव्य है, तो अगर ये परिस्थिति है तो जो दंड है वो 10 वर्ष तक के कारावास का होगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। यानी अपराधी 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो इस प्रकार मैंने आज की क्लास में आपराधिक मानववध और हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सरलीकृत करके सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास किया। आशा है आप सब लोगों को आज की क्लास भी इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आज की क्लास आप सब लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।